ओके, सो टुडे जो तक हमने कल किया था लास्ट सेशन में, हमने होल्डिंग कंपनीज का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है, कैसे काम करती है, सब्सिडरी क्या होती है, कब हम बोलेंगे कि ये कंपनी हमारी होल्डिंग कंपनी बन चुकी है ना। ये सब हमने कल की क्लास में देखा था। कैन यू सी माय स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। ओके गुड। तो ये हमने सेक्शन 129 के अंडर आती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 इस पे अप्लाई होता है। ये हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें जब बैलेंस शीट बनती है होल्डिंग कंपनी की, क्योंकि होल्डिंग कंपनी एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएगी जिसमें वो अपने प्रॉफिट्स और अपना सारा डेटा के साथ साथ जो सब्सिडरी कंपनी है उसका भी सब डेटा दिखाएगी। फिर हमने एक बात करी थी कि इसमें स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी इंटरेस्ट बनता है कि होल्डिंग कंपनी जो है उसका कितना हित है, उसका कितना स्टेक लगा हुआ है सब्सिडरी कंपनी में, और उसके अलावा जो है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो जाता है। फिर हमने कुछ जनरल गाइडलाइंस पढ़ी थी कि क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं, और इसी चीज को अब हम न्यूमेरिकली भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं जहां पे हमने बात करी थी अकाउंटिंग फॉर डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरीज। जब भी आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स होते हैं तो आपको डिविडेंड मिलता है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि होल्डिंग कंपनी जो है उसके पास सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स हैं। तो जब उसके पास शेयर्स हैं तो हमें ये देखना होता है कि कितना डिविडेंड हमें मिल रहा है। ये डिविडेंड फाइनल भी हो सकता है और इंटरिम भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। यहाँ पे हमने कल स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे इसको आपको डिटेल में समझाना था। क्या होता है, आज जब हमने कंपनी एक एक्वायर करी है, तो उस देखो एक कंपनी को एक्वायर करने से पहले या एक कंपनी के शेयर्स मिलने से पहले के जो प्रॉफिट्स हैं वो सारे कहे जाते हैं प्री एक्विजिशन। और उस डेट की, अगर मान लो मैंने 15 अप्रैल को एक कंपनी में अपना बिग इन्वेस्टमेंट किया कि उसके मोर देन 50% शेयर्स जो थे वो मैंने बाय कर लिए, ओके, तो 15 अप्रैल से पहले के जितने भी उसके प्रॉफिट्स हैं वो सारे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स हैं। और उसके बाद के जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो सारे के सारे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेशल पॉइंट क्या है, अगर हम कोई कंपनी खरीद रहे हैं और उस कंपनी के पास ऑलरेडी कुछ प्रॉफिट्स हैं, तो ये हो जाते हैं हमारे जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स होते हैं हमारे कैपिटल नेचर के, क्योंकि हमें वो प्रॉफिट मिल गए खरीदते हुए, क्योंकि उसके पास पहले से अर्न थे, प्री अर्नड है। लेकिन एक बार हम उस कंपनी का हिस्सा बन गए हैं और हमारा पैसा उसमें लग गया है तो वो हमारा डे टू डे एक्सपेंडिचर और डे टू डे रेवेन्यू में आ जाता है। तो इसलिए जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कैपिटल नेचर। ये आप नोट करिए कि जितने भी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स हैं, अब अगर आपको डिविडेंड सब्सिडरी कंपनी से प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से मिल रहा है तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा कैपिटल नेचर का है, और इसलिए हम इसको अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि हमने जब शेयर्स एक्वायर किए थे तो उससे पहले ये प्रॉफिट अर्न हो चुके थे, इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो एक तरीके से हमें जैसे होता है ना, एक कंपनी आप चलती हुई खरीद लो और उसके एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स भी हैं, तो वो सारा के सारा आपकी इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। यानी कि क्यों हम इसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल रहे हैं, अगर मैं 1 लाख में एक कंपनी खरीद रही हूँ मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो जितने उसके प्रॉफिट्स है, जितनी उसकी एसेट्स है, उन सबका मैं वो प्राइस दे रही हूँ, है ना। तो सबका प्राइस उसमें इंक्लूडेड है जो बिफोर प्री एक्विजिशन है, इसलिए वो कैपिटल नेचर के आते हैं, ओके, लॉन्ग टर्म नेचर के, कैपिटल नेचर के। और इसके बाद जब मेरा स्टेक उसमें लग गया है और मैं उसमें काम कर रही हूँ तो वो रिवेन्यू नेचर के हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप उसके डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको डिविडेंड्स ये क्लियरली बताया गया है कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से हैं तो उसको हम कैपिटल नेचर का मानेंगे और उसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे क्रेडिट किया जाएगा। क्योंकि जब आपने शेयर वो एक्वायर किए थे तो ये चीजें ध्यान में रखी गई होंगी कि इस कंपनी के पास इतने प्रॉफिट्स भी हैं जो हमें मिलेंगे, विच इज लाइक जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स रहते हैं सब्सिडरी कंपनी के ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, और इसमें से जो आपको मिलेगा डिविडेंड उसको हम बोलेंगे कैपिटल नेचर का। लेकिन जो भी आपको बाद में मिलेगा वो रिवेन्यू नेचर का होगा। देखिए अभी आपकी स्क्रीन पे एंट्री आ रही है, कैन यू सी द एंट्री? यस मैम। यस मैम।
यस मैम। तो यहाँ जो हमें डिविडेंड मिल रहा है ये कैपिटल नेचर का है, इसलिए हमने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अकाउंट। ए बी और वो चार होते हैं, ये भी चार, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, जिसमें ए एंटीजन होगा पॉजिटिव, राइट। जिसमें ये बैंक अकाउंट म्यूट कर लो बेटा आप अपने आप को। मैम एंट्री शो नहीं हो रही मैम, हम्म, एंट्री शो नहीं हो रही मैम। क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है बेटा? मैम यस मैम। शो नहीं हो रही आपकी स्क्रीन पे। बेटा आप अपना नेटवर्क चेक कर लो एक बार, क्योंकि सबको तो दिखाई हो रही है। दो अगर बैंक आपको अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हाँ यस, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब हमने क्या किया, सीधा सीधा इसे इन्वेस्टमेंट में भेज दिया, बिकॉज ये प्रॉफिट जो है वो प्री एक्विजिशन वाला है। लेकिन अगर हमें डिविडेंड मिलता आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट तो वो रिवेन्यू नेचर का है, ठीक है। और रिवेन्यू नेचर का होने की वजह से, रेवेन्यू नेचर का होने की वजह से हम उसको डिविडेंड में डालेंगे और वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। आर यू सीइंग द डिफरेंस? यहाँ पे वो सीधा Yes, गया ma'am. इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे, ठीक है, क्योंकि ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट था। और यहाँ पे जो डिविडेंड मिला है वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है और वो रिवेन्यू नेचर का है। तो जैसे हम डिविडेंड को डील करते हैं कि हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट हुआ और डिविडेंड अकाउंट डेबिट से वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया। तो ये हमारा रिवेन्यू नेचर का प्रॉफिट का ट्रीटमेंट है अगर डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से मिल रहा है, और अगर वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से मिल रहा है तो हम सीधा उसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल रहे हैं, ठीक है। ओके मैम। Yes, तो ma'am. इसको आप इसका न्यूमेरिकल जो है वो ट्राई कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आगे और कंसेप्ट दे रही हूँ आपको, चलिए न्यूमेरिकल थोड़ा सा अटेम्प्ट करके देख लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ऑन 1 जनवरी, देखिए इसकी लैंग्वेज को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। ऑन 1 जनवरी 2015 एच लिमिटेड परचेज्ड 18,000 शेयर्स, ठीक है। इसे एक नोट ऊपर दिया हुआ है उसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है व्हेन शेयर्स आर एक्वायर्ड बाय द होल्डिंग कंपनी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ए ईयर, द प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन should be treated as accruing from day to day basis and should be apportioned between pre and post acquisition profits on टाइम बेसिस। जैसे कि मैंने बताया, मान लो हमने 30 जून को कंपनी के शेयर्स लिए, ठीक है, और हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि कौन सा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है कौन सा पोस्ट एक्विजिशन है, तो हम ये मान लेते हैं कि पूरे साल में वो एक प्रॉफिट जो है वो प्रॉपरली अर्न किए गए हैं और पहले 3 मंथ्स का जो है वो प्री एक्विजिशन में चला जाएगा और बाकी 9 मंथ्स का जो है, अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर है तो हमारा वो रिवेन्यू नेचर में चला जाएगा, वो पोस्ट एक्विजिशन में चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम अगर 30 जून को करें तो 1 अप्रैल से लेके 30 जून के जो 3 मंथ्स का प्रॉफिट है वो प्री एक्विजिशन और बाकी का जो है वो पोस्ट एक्विजिशन, ठीक है। ये टाइम बेसिस हम फॉलो करते हैं अगर हमें कोई भी जो है इंफॉर्मेशन नहीं दी गई तो, और हम ये मान लेते हैं कि इट इज दैट डिविडेंड इज आउट ऑफ प्रॉफिट्स फॉर विच इट इज डिक्लेयर्ड। अगर हमें कोई अलग से जानकारी नहीं दी गई तो हम यही मान के चलते हैं कि ये उसी ईयर का है, कोई पुराना प्रॉफिट हमारे पास नहीं है। अगर पुराना प्रॉफिट कोई होगा तो उसके लिए अलग से बताया जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। Oh, ma'am. ठीक है। सो 1 जनवरी 2015 को आप में से कोई जरा एक क्वेश्चन पढ़े, रीड दिस क्वेश्चन बेटा। First January 2015, H Limited purchased 80,000 shares of rupees 10 each, fully paid in H Limited. Rupees 22.50 per share. On 31 December 2015, the latter company paid a dividend of 75% together with a bonus dividend of 143 share held. The profit and loss account of S Limited was in credit as follows. हो गया मैम? तो फॉलो में नीचे वाला भी तो पढ़ो। तो पूरा पढ़ना है? हाँ लास्ट बेटा तक? पूरा पढ़िए, अच्छा अच्छा, ओके मैम। पढ़िए पढ़िए। January 1st 2015, balance BD rupees
2,40,000. हम्म, December 31st, 2015 profit for the year rupees 1,20,000. Total rupees 3,60,000. The issued share capital of S Limited was 20,000 share of rupees 10 each fully paid. So journal entries respect of above dividend in the books of H Limited, assuming that the dividend is paid out of past profit. Second, the dividend is paid out of current year profit to the maximum extent and the balance out of profit. The past profit. dividend past profit. The dividend is paid out of both the profit proportionately. गुड। तो इन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2015 को एच लिमिटेड ने 18,000 शेयर खरीदे हैं। टोटल शेयर कितने हैं हमारे? सब्सिडरी कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं? 20,000. यस। 20,000. तो 20,000 में से जो 18,000 शेयर्स हैं वो एच लिमिटेड ने बाय किए। सो इट इज मोर देन 50%, सो इट इज ए होल्डिंग कंपनी। ठीक है। और ये जो फुल्ली पेड अप शेयर्स इन एस लिमिटेड एट 22.50 रुपीज पर शेयर, that is the price which H Limited has paid. On 31st December 2015, later company, यहाँ पे later company मतलब बाद वाली कंपनी मतलब S Limited। बेटा आप बोलने के बाद ना थोड़ा म्यूट कर लिया करो, है ना, नहीं तो आवाज एक्स्ट्रा आती है। कोई बात नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला 31 दिसंबर 2015 को जो ये कंपनी है उससे 75% डिविडेंड पे किया है, टुगेदर विद अ बोनस डिविडेंड भी साथ में पे किया है 1/4 of 3 शेयर्स हेल्ड। ठीक है। और साथ में उसने शेयर्स भी किए हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड जो है उसके पास प्रॉफिट कितना है? इन 1 जनवरी 2015 को कितना प्रॉफिट ऑलरेडी है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया? 2,40,000 is our pre-acquisition profit। ठीक है। और प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,20,000। तो ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट्स आ गया। देखो जो ओपनिंग बैलेंस है वो बाय डिफॉल्ट इट इज शोन कि ये प्री एक्विजिशन है। जो इशूड शेयर कैपिटल है उन्होंने बताया हमारे पास टोटल 20,000 शेयर्स हैं 10 रुपीज फुल्ली पेड अप के। आपको 3 केसेस दिए हुए हैं कि जो डिविडेंड पे किया है वो सारा के सारा पास्ट प्रॉफिट्स में से पे किया है। तो क्या होगा? जो डिविडेंड पे किया है वो करंट ईयर का प्रॉफिट में से पे किया है जितना हम दे सकते थे, बाकी पास्ट प्रॉफिट में से किया है, या जो डिविडेंड पे किया है वो प्रोपोर्शनेटली पे किया है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला हम सीन लेके चलते हैं। हमारे पास 2 तरीके के डिविडेंड है। ठीक है। तो पहला जो डिविडेंड जिसकी हम बात करें, कैश डिविडेंड की हम बात करते हैं। टोटल डिविडेंड पेड बाय एस लिमिटेड इज 1,50,000। कोई बता सकता है ये 1,50,000 कैसे आया? How this 1,50,000 dividend is calculated? बताइए। कितना डिविडेंड हमने पे करना है? मैम 120. हम 75%. 75% कैसे कैलकुलेट हुआ है? कितना आया? गौरव आप क्या बोल रहे थे? ये 20,000 मल्टीप्लाई 10 उसका 75%। मैम मतलब 20,000 अपॉन में 360,000 मल्टीप्लाई कर देंगे, अच्छा वो लगा। ठीक है। यस। हाँ। तो हमें जो है यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 18,000 आपको डिविडेंड जो है वो टोटल, पहले टोटल डिविडेंड बताना है। ठीक है। टोटल 75% डिविडेंड है, हमारे 20,000 शेयर हैं 10 रुपए ईच के हिसाब से। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 1,50,000 आ गया। सबको समझ में आ गया 1,50,000 कैसे कैलकुलेट किया हमने? बहुत सीधा सीधा कैलकुलेशन है, लेकिन जैसे ही होल्डिंग कंपनी का क्वेश्चन आता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपको पहले बताना है कि टोटल डिविडेंड कितना है, फिर हम बताएंगे उसमें से एच लिमिटेड जो हमारी होल्डिंग कंपनी है उसका शेयर कितना है, बाकी चला जाएगा। बाकी को क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है। जैसे ये 1,50,000 का शेयर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है ना, इसमें से 90% होल्डिंग कंपनी का है और बाकी का जो 15,000 है दैट इज फॉर द माइनॉरिटी। यानी कि देखो 18,000 शेयर इसके पास है, लेकिन बाकी के 2,000 शेयर्स तो है ना, तो उन 2,000 शेयर पे 15,000 का डिविडेंड है
और इसके जो 18,000 शेयर है उस पे 1,35,000 का डिविडेंड है। हमें हमेशा पहले टोटल कैलकुलेट करना है, फिर उस टोटल में से देखना है कि जो हमारी होल्डिंग कंपनी है जिसके हम रिकॉर्ड्स बना रहे हैं उसका कितना शेयर है, और बाकी जो बच जाता है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में चला जाता है। इज इट क्लियर? यहां तक सबको समझ में आया? यस मैम। एनी डाउट? नो मैम। 1,50,000 और 135 दोनों की कैलकुलेशन समझ आनी बहुत जरूरी है। ये डिविडेंड है जिसके बारे में हम पहली बात तो बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस डिविडेंड का हम बोलते हैं कि पहला सिनेरियो क्या है कि ये पूरा का पूरा डिविडेंड जो है वो हमने पास्ट प्रॉफिट्स में से पे कर दिया। अगर हमने सारा के सारा डिविडेंड ये पास्ट प्रॉफिट्स में से पे कर दिया तो ये सारा के सारा इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा। अभी हमने एंट्री देखी थी ना, बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये जर्नल एंट्रीज अगर जो हम बुक में करेंगे, होल्डिंग कंपनी अपने यहाँ क्या दिखाएगी कि मेरे को 1,35,000 का डिविडेंड मिला, और क्योंकि ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से था इसलिए सारा के सारा जो है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला गया। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब वो ये बोलते हैं कि अगर आपने ऐसा किया कि जितना डिविडेंड दे सकते थे मैक्सिमम वो आपने दिया करंट ईयर के प्रॉफिट में से, और जो बाकी बच गया वो आपने दिया पास्ट प्रॉफिट्स में से। अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो अगेन 135 का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। नो, पहले आप टोटल पे बात करोगे, फिर आप उसमें से अपना होल्डिंग कंपनी का शेयर निकालोगे, ये हमेशा ध्यान रखना। तो अगर हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स हमारे पास कितने हैं, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितने हैं हमारे पास? 120। और तो हमें डिविडेंड देना है 1,50,000 का। उन्होंने बोला जितना आपके पास करंट ईयर था आपने वो यूज कर लिया, बाकी 30,000 जो है वो आपने प्री एक्विजिशन में यूज किया। मैंने कहा ठीक है, तो ये हमारा 150 का डिवीजन आ गया कि 120 हमने करंट ईयर के प्रॉफिट में से ले लिया और 30,000 जो है वो प्री एक्विजिशन में से ले लिया। अब इसका 90% होल्डिंग कंपनी का है, सीधा ही नहीं निकाल देना, इसका 90% निकालोगे। आप शायद सीधा निकालोगे आंसर ठीक आ जाएगा, लेकिन वो मेथड गलत है और उससे आगे चल के आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए पहले टोटल की बात करते हैं। फिर अब होल्डिंग कंपनी ने कितना रिसीव किया पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स का? 90%, 1,08,000, और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स का भी 90%, दैट इज 27,000। टोटल 1,35,000 रिसीव हुआ। अब क्योंकि हमने बताया कि जो भी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स का है उसको हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालना है, जो भी करंट ईयर प्रॉफिट्स का है उसको हमें डिविडेंड अकाउंट में डालना है। तो ये एंट्री हम करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 1,35,000 इतना हमें मिला है, इसमें से प्री एक्विजिशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाएगा 27,000, और जो पोस्ट एक्विजिशन है करंट ईयर प्रॉफिट है वो डिविडेंड अकाउंट में चला जाएगा। और फिर ये डिविडेंड अकाउंट से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री भी दिखा सकते हो। इज इट क्लियर? यहां तक सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब हमारा थर्ड केस, अगर हम डिविडेंड दोनों प्रॉफिट्स में से पे कर रहे हैं प्रोपोर्शनेटली, ठीक है। अब प्रोपोर्शनेटली कैसे निकलेगा? हमारा टोटल 3,60,000 का प्रॉफिट है, 1,20,000 जो है वो हमारा पोस्ट एक्विजिशन है, 240 जो है हमारा प्री एक्विजिशन है। तो हमने देखा कि 1,50,000 को इस प्रोपोर्शन में बांट दिया, तो 50,000 जो है वो करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाता है और 1 लाख जो है वो प्री एक्विजिशन आ जाता है। बस अब इन दोनों का 90% निकाल लो। 90% of 50,000 is 45,000, 90% of 1 lakh is your 90,000, है ना। तो एज ए रिजल्ट हमारा 1,35,000 आ गया। जितना अमाउंट निकल के आया, जो प्री एक्विजिशन है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाएगा और जो पोस्ट एक्विजिशन है वो डिविडेंड अकाउंट में चला जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? यस मैम। किसी को कोई भी किसी भी पॉइंट में डाउट है देन यू कैन आस्क। ठीक, जो बोनस डिविडेंड है उसकी हम ऐसा कोई जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा ना तो हमें पेमेंट मिली है ना रिसीव करी है हमने। ये तो जो बोनस शेयर जिसको मिलेंगे वो इक्विटी का पार्ट बन जाएगा,
तो यहाँ पे हम उसको कोई एंट्री नहीं करेंगे, हमें मतलब है सिर्फ हमारे जो कैश डिविडेंड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंसोलिडेशन की। जब हम कंसोलिडेशन करते हैं बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो हम क्या करते हैं, एक सिंगल बैलेंस शीट बनाएंगे होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी दोनों की। ठीक है, कंसोलिडेशन जो करेंगे वो कंपनीज एक्ट के जैसे नियम बताए गए हैं, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, उसके हिसाब से हम करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ कुछ पॉइंट है थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिए। तो कंसोलिडेशन जब हम करते हैं तो सबसे पहला काम हम मतलब आपके पास दो बैलेंस शीट है, होल्डिंग कंपनी की भी बैलेंस शीट है और सब्सिडरी की भी बैलेंस शीट है, या डेटा दिया है और आपको दोनों को मिला के एक बैलेंस शीट बना रहे हो। तो इट इज सबसे पहला काम क्या करते हैं जब हम होल्डिंग कंपनी बनाते हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट है इन शेयर्स अकाउंट सब्सिडरी का उसको हटा देते हैं। इसका क्या मतलब है, होल्डिंग कंपनी ने जब हम कहीं भी शेयर्स खरीदते हैं तो होल्डिंग कंपनी ने लिखा होगा कि हमने इन्वेस्टमेंट करी है, तो एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट होगा वहां पे। अब क्या हो रहा है, जब हम दोनों को मिला रहे हैं तो हम कैपिटल में भी लेकर आ रहे हैं उसके शेयर्स और उसको हम इन्वेस्टमेंट में भी दिखा रहे हैं, तो वो दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, होल्डिंग कंपनी की जो बैलेंस शीट थी जहां पे पहले आपको लिखा हुआ होगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी, उसको हम कैंसल आउट कर देंगे क्योंकि हम इक्विटी कैपिटल सब्सिडरी की वहां पे दिखा रहे हैं। तो होल्डिंग कंपनी की इक्विटी जो है सब्सिडरी में लगी हुई है, तो टोटल जब हम करके दिखाएंगे तो इट इज लाइक एक चीज एसेट्स में एक चीज लाइबिलिटी में, उन दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना होता है। फिर हम क्या करते हैं, सेकंड काम हम क्या करते हैं, हम कैपिटल प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स निकालते हैं। जैसे अभी हमने बात करी ना प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन, हम ये पता लगाते हैं कि कितना प्रॉफिट प्री एक्विजिशन है और कितना प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन है। इसको डिवीजन करने का एक प्रॉपर फॉर्मूला है, प्रॉपर मेथड है। अभी हम इसका जो न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें हम करते क्या है, जितने भी हमारे पुराने प्रॉफिट्स रिजर्व्स ये सब होते हैं वो सारे के सारे प्री एक्विजिशन, मतलब आपको ये देखना है कि ये जो प्रॉफिट दिखाया जा रहा है वो एक्विजिशन के बाद का है या एक्विजिशन के पहले का है। और वो आप दो चार क्वेश्चंस करोगे ना, आपको उसको देखने का तरीका समझ में आ जाएगा कि प्री एक्विजिशन है या पोस्ट एक्विजिशन है। तो उसको हम दिखाते हैं। इसी तरीके से अगर लॉसेस होते हैं तो उन लॉसेस को भी दिखाया जाता है, ये प्री एक्विजिशन है ये पोस्ट एक्विजिशन है, और उसी हिसाब से उनकी एडजस्टमेंट जो है वो करी जाती है। तो एक तो हमने इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट वाला वो हटा दिया, शेयर्स ऑफ सब्सिडरी, क्योंकि अब हम होल्डिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी बैलेंस शीट बनाने चाह रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज हमने प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स को अलग किया, दैट इज द सेकंड थिंग वी डू। फिर उसके बाद हम देखो जो मटेरियल मॉनेटरी इंटरेस्ट है उस पर इतना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसकी बैलेंस शीट हम नहीं बनाएंगे, हम होल्डिंग कंपनी जहां बना रहे हैं उस पर फर्क पड़ता है। स्टेप थर्ड विल बी, अभी हम इसको न्यूमेरिकली भी करेंगे, मैं सिर्फ आपको थियोरेटिकली थोड़ा समझा रही हूँ, देन द होल थिंग वी विल डू न्यूमेरिकली आल्सो। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ठीक है, हम कैलकुलेट करेंगे गुडविल या कैपिटल रिजर्व। अब क्या होता है, गुडविल कब होती है और कैपिटल रिजर्व कब होता है, कोई मुझे बता सकता है? When we say it is goodwill, when we say it is capital reserve. अगर आपने कोई कंपनी खरीदी, ठीक है, जितनी उसकी वैल्यू थी, मान लो उसकी वैल्यू 1 करोड़ थी, लेकिन आपने दिए 1,20,00,000, तो ये किस बात के दे रहे हो आप? मैम 30 लाख गुडविल के। गुडविल के दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारी कॉस्ट ऑफ शेयर्स, ठीक है, वो ज्यादा है जितना हम पे कर रहे हैं, है ना, जितनी उसकी वैल्यू है उसकी वैल्यू ऑफ इक्विटी से ज्यादा हम पे कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा है वो हमारा है गुडविल। लेकिन अगर उसकी वैल्यू थी 1 करोड़ और हम पे करें सिर्फ 80 लाख, तो ये हमारा दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। तो उसका डिफरेंस कैपिटल रिजर्व हो जाए। यस, बिल्कुल। तो देखो इन्होंने एक आप ये मेथड जो एक छोटा सा फॉर्मूला टाइप कह लो या एक टेबल सी बना रखी है, वो आप नोट करिए। हम सबसे ऊपर लिखते हैं कि हमारे कॉस्ट ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड कितनी है, विच इज कि हमने उसको कितने पैसे दिए हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ शेयर्स इज कि हमने उसको कितने पैसे दिए, इन्वेस्टमेंट के लिए हमारा कितना पैसा लगा।
अब हम इसमें से माइनस करते हैं कि हमें उनसे क्या क्या मिला। क्या मिलेगा? एक तो हमारे को शेयर्स की फेस वैल्यू, दूसरा उसके पुराने प्रॉफिट्स। दो ही चीजें मिलेंगी, या तो पुराने प्रॉफिट्स जो है उसके पास वो पड़े हुए कि हमारा इतना रिजर्व्स है, या और वो भी हमारा कितना शेयर है, होल्डिंग कंपनी शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट्स, और या उसको कितने के शेयर मिले। ये दोनों चीजों के बदले में हमने इन्वेस्टमेंट करी है। अगर इन दोनों चीजों को मिला के हम उसे ज्यादा पैसे दे रहे हैं, तो इसका मतलब है हम उसे गुडविल के पैसे दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन ऑफ शेयर्स जो है वो ज्यादा हो जाती है देन द वैल्यू ऑफ इक्विटी से, देन इट द एक्सेस इज टर्म्ड एज गुडविल, या इसको दूसरा नाम दिया जाता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। क्योंकि हम उस कंपनी पे कंट्रोल ले रहे हैं, मोर देन 50% शेयर्स ले रहे हैं, तो उस कंट्रोल की ये कॉस्ट है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए कि हमारी जो वैल्यू है इक्विटी की सब्सिडरी में वो ज्यादा है और हम उसको इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। तो ये जो हमारा कंसोलिडेटेड जब बैलेंस शीट बनेगी, तो जो गुडविल होगी वो तो दिखाई जाएगी इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट के अंडर हेड में, नॉन करंट एसेट्स के हेड में जाकर के। और अगर कैपिटल रिजर्व होता है तो उसको रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाया जाएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाले पार्ट। इज इट क्लियर? समझ में आया थोड़ा थोड़ा? यस मैम, यस मैम। है ना? तो हमें ये देखना है कि हमें मिला क्या। अब हम एक जल्दी से एक न्यूमेरिकल करते हैं तो हमें समझ में आएगा। देखिए, ये जो एक्स कंपनी है उसने वाई कंपनी के सारे शेयर्स को एक्वायर किया अक्टूबर 1। अभी हम पहला केस लेके चल रहे हैं जहां पे कोई माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, लिखा है एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के सारे शेयर्स को एक्वायर कर लिया 1 अक्टूबर 2014। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस डेट के बेसिस पे ही ये डिसाइड होता है कि ये प्री एक्विजिशन था या पोस्ट एक्विजिशन था। और बैलेंस शीट जो है वो दोनों कंपनी की आपको दे रखी है, एक्स की भी वाई की भी। एक्स शेयर होल्डर्स फंड्स में एक्स की शेयर कैपिटल है कि वो 50,000 रुपीज की, वाई की 30,000। रिजर्व्स एंड सरप्लस ये 1 जनवरी को दिए गए हैं दोनों के। ठीक है, इसके 20,000 है और इसके 15,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा 25 और 10 है। करंट लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स हैं, जिसमें हमारे एसेट्स में सन्ड्री एसेट्स हैं 65,000, 70,000। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट, शेयर्स इन वाई लिमिटेड जो हमने पढ़ा था ना अभी, इन्वेस्टमेंट इन वाई सब्सिडरी, वो एक्स में दिखा रखे हैं, वाई में थोड़ा दिखाएंगे। एक्स में दिखा रखे हैं कि एक्स ने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और 50,000 के जो शेयर्स हैं वो लिए हुए हैं, 50,000 रुपए लगाए हुए हैं वाई लिमिटेड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ वाई लिमिटेड का जो क्रेडिट बैलेंस था वो 3,000 था ऑन जनवरी 1, 2014। ये इन्होंने हमें टोटल दिया हुआ है ना 10,000, तो बता रहे इसमें से, इस 10,000 में से 3,000 जो है वो प्री एक्विजिशन है क्योंकि तब उनका ओपनिंग बैलेंस था। ये 31 दिसंबर को है, ये 1 को बताया जा रहा है। और द प्रॉफिट्स ऑफ वाई लिमिटेड एक्रू इवनली थ्रू आउट द ईयर, कि पूरे साल बराबर थे, तो हम टाइम बेसिस यूज करेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है एज ऑन 31 दिसंबर 2014 को। टोटल प्रॉफिट जो है वो हमारे वाई लिमिटेड के, जैसे मैंने बताया, 10,000 है। उसमें से 3,000 जो है वो शुरू में ही थे, तो इसका मतलब करंट ईयर के प्रॉफिट हो गए 7,000, 7,000। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के जो शेयर्स एक्वायर किए हैं वो 1 अक्टूबर 2014 को किया है। तो अगर हम टाइम बेसिस पे चलें तो 9/12 ऑफ 7,000 इज प्री एक्विजिशन एंड 3/12 ऑफ 7,000 इज पोस्ट एक्विजिशन। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स जो है, देखो जो 3,000 है वो तो दिख ही रहे हैं, प्री एक्विजिशन है। इस साल के जो 7,000 है उसमें से भी 9 मंथ्स के टिल अक्टूबर, पूरे टिल सितंबर जो है, क्योंकि ये कैलेंडर ईयर लेके चल रहे हैं, तो जनवरी से लेके सितंबर तक के जो 9 महीने हैं तब तक के पूरे प्री एक्विजिशन में चला जाएगा, और अक्टूबर से दिसंबर तक के वो पोस्ट एक्विजिशन में चला जाएगा। जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है उनको हम कैपिटल प्रॉफिट मानते हैं, जैसे मैंने बताया अभी आपको, और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स जो है उनको हम रेवेन्यू प्रॉफिट मानते हैं। जो रेवेन्यू प्रॉफिट है उसको हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाएंगे अपने प्रॉफिट्स में ऐड करके, है ना। तो अब देखिए इसको हम डिवाइड करते हैं, कैसे हमने डिवीजन किया है मैं आपको बताती हूँ। कैपिटल प्रॉफिट से हमारे 15,000 कैपिटल प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट किए। एक तो रिजर्व है, वो क्लियर बोला उन्होंने कि 15, ये जो रिजर्व दिए हुए हैं हमें
15,000 के रिजर्व्स, ये वाले, ये पूरा के पूरा ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, यहाँ लिखा ना रिजर्व्स 1/1/2014, क्योंकि रिजर्व जो होता है एट द एंड ऑफ द ईयर ही हम ट्रांसफर करते हैं, तो इसलिए पूरा के पूरा जो है हमने ओपनिंग रिजर्व है हमारा। तो ये कैपिटल प्रॉफिट्स का पार्ट है। प्रॉफिट जो हमारा एक्चुअली में दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में 3,000, वो इसका पार्ट है। और जो करंट ईयर का प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है 7,000 का भी 9 मंथ्स का, दैट इज 5250। तो सबसे पहला काम हमें कैलकुलेट करना होता है कि हमारा प्री एक्विजिशन या कैपिटल प्रॉफिट्स जो है वो कितने हैं। दिस इज 23,250। और करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 3/12 ऑफ 7,000 विच इज 1750। तो यहां से सबसे पहला काम प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स को अलग करना है। तो ये हमने कर दिया, जिससे हमारे कैपिटल प्रॉफिट्स और रेवेन्यू प्रॉफिट्स का पता चले। अब हमें ये पता लगाना है कि हमारे को गुडविल हुआ या कैपिटल रिजर्व। कंपनी ने, होल्डिंग कंपनी जो है उसने 50,000 रुपए लगाए, उस 50,000 के बदले में उसे क्या मिला, एक तो शेयर्स मिले 30,000, राइट, क्योंकि 30,000 उसकी कैपिटल है, क्योंकि इसने सारे शेयर्स ले लिए हैं, अभी हमारा कोई डिवीजन वो डिवीजन नहीं आया है ना। और कैपिटल प्रॉफिट, ये सारा के सारा उसका प्रॉफिट उसको मिल गया, तो उसको मिले 53,250, यानी कि 53,250, 53,250 का जो सामान है उसकी जो वैल्यू है उसको हमें 50,000 में हमने बाय कर लिया, राइट। सो एज ए रिजल्ट ये हमारा कैपिटल रिजर्व 3250 आ गया। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है देन प्लीज आस्क। नो मैम। सबको समझ में आ गया ना हमने कैसे किया? ये हम धीरे धीरे आपको मैं बताते हुए लाई हूं कि हमने कैसे किया। यस मैम। समझ में आ रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ओके गुड। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे होल्डिंग कंपनी, उसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, अब यहाँ पे होल्डिंग कंपनी जो है वो अपनी शेयर कैपिटल दिखाएगी 50,000 की, ठीक है, और रिजर्व्स एंड सरप्लस 50,000 की, और करंट लाइबिलिटीज यहाँ पे दोनों की ऐड होगी। देखो हमने कैपिटल दोनों की ऐड नहीं करी, क्योंकि इसकी कैपिटल से वो जो इन्वेस्टमेंट था एसेट्स में वो कैंसल आउट हुआ है ना। ये जो कैपिटल थी ये सारी एडजस्टमेंट हुई हैं, और ये जो कैपिटल थी वाई लिमिटेड की, इट इज लाइक वी आर एडिंग देम ऑल। कंसोलिडेटेड का मतलब ये हम दोनों को ऐड करें, लेकिन ये जो 30,000 है और ये जो 50,000 है, इन दोनों का कैंसल आउट हुआ विद सम एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्योंकि ये जब मिले हैं तो इनमें कुछ कैपिटल में गए हैं, कुछ रिवेन्यू में गए हैं। ओके, तो यहाँ एडजस्टमेंट हुआ है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने कैपिटल में सिर्फ एक्स की कैपिटल दिखाई है, लेकिन जब हमने क्रेडिटर्स दिखाने हैं उनमें हमने कोई चेंज नहीं किया है, तो एक्स के भी क्रेडिटर्स आ जाएंगे, वाई के भी क्रेडिटर्स आ जाएंगे। ये 35,000 हो गया, और करंट एसेट्स में भी एक्स की भी आ जाएंगी, नॉन करंट एसेट्स एक्स की भी और वाई की भी, यहाँ भी 1,35,000 हो गया। अब आता है ये फिगर रिजर्व्स एंड सरप्लस जिन्होंने किया, उसको हम नोट्स में देखते हैं कि वो कैसे आया। हमारा जो कैपिटल रिजर्व था 3250, दैट इज योर कैपिटल रिजर्व, हमने ऊपर कैलकुलेट किया था। फिर हमारे रिजर्व अकाउंट 20,000 हमारा खुद का ही पड़ा हुआ है एच लिमिटेड का, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्स का 25,000 है, और 1750 जो है वो वाई का है करंट ईयर का। तो हमने यहाँ पे करंट ईयर का जो प्रॉफिट है सिर्फ वही दिखाया है, प्लस हमारा खुद का रिजर्व और कैपिटल रिजर्व पार्ट 3250 जो कि यहां से आया है। इसके अलावा ये पूरा कैंसल आउट हुआ है, राइट, ये वाला पूरा कैंसल आउट हुआ है यहां से, है ना। हमने अपना जो प्री एक्विजिशन था, ये वाले दोनों जो अमाउंट थे उसको एडजस्ट कर दिया। तो हमने क्या क्या दिखाया आप फिर से देखिए, मैं फिर से आपको बताती हूँ, क्योंकि जो पुराना रिजर्व था, प्री एक्विजिशन था, वो सारा के सारा कहाँ चला गया, वो यहाँ एडजस्ट हो गया, है ना। हमने इसको कैंसिल किया ना, कि हमें 50,000 का इन्वेस्टमेंट था हमारा, उसको हमने हटाया। कहाँ से हटाया? 30,000 और 23,250 से। उसमें से जो 3,250 था, तो ये 50 से 50 कैंसिल होके बाकी 3250 बचा, और वो हमने दिखाया है। तो इसीलिए डबल एंट्री सिस्टम है, तो पूरा हमने कुछ भी छोड़ा नहीं। मैम वो सर के क्लास का टाइम हो रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वाइंड अप कर रही हूँ,
मैं सर को फोन कर देती हूँ, सर 10 मिनट बाद शुरू करेंगे। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई विल कॉल इन। आपको यहाँ तक समझ में आ गया है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. ओके, तो आई एम गोइंग। तो यहाँ पे जो हमने किया है, आई होप आपको ये समझ में आएगा, लेकिन ज्यादा समझ में तब आएगा जब आप इसको खुद से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको इसको प्रैक्टिस करना है, ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगी तो हम नेक्स्ट क्लास में जरूर इसको डिस्कस करेंगे। यस मैम।